मैं सचिन गौड़ एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स की एक फाइनल क्लास, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि ऑब्जेक्टिव के स्थान पर आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड किया गया है, ताकि आप लोग एक फाइनल रिवीजन कर सको और अपनी तैयारी की टेस्टिंग कर सको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंदर कवर नहीं कर पाए हैं बच्चों, आज हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे एक बार अटेंडेंस देंगे जय हिंद लिखकर। चलिए सबसे पहले जय हिंद टाइप कीजिएगा, उसके बाद अपने सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, संसार का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। विश्व के उस देश का नाम आप लोगों को बताना है जहां पर जैव ईंधन संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। तो बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ऐसी कंट्री आपकी कौन है, ब्राजील है। तो आपका यहां पर जो राइट आंसर है वो ब्राजील हो जाना है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। चलिए तेजी के साथ सभी को आंसर देना है। भारत में ऊन की प्रथम मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। हमारे देश के अंदर ऊन की जो पहली मिल है वह भारत में 1870 में स्थापित की गई थी, और भारत के कानपुर नामक स्थान पर बच्चों ये मिल स्थापित की गई थी। आप लोगों को सभी को अच्छे से याद कर लेना है। भारत में ऊन की जो पहली मिल है वह 1870 में कानपुर में स्थापित की गई थी। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। भारत का जो टेलीविज़न है कार्यक्रम सबसे पहले जो है कब प्रसारित किया गया था। भारत का टेलीविज़न जो कार्यक्रम है वह आपका सन 1949 में लागू किया गया था, और उस कार्यक्रम का नाम था हम लोग। और पहला चेहरा जब टेलीविज़न पर आया था तो वह प्रतिमा पुरी नाम की एक फीमेल कलाकार थी, उसका सबसे पहले चेहरा टेलीविज़न पर दिखाया गया था। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों, ये रिवीजन सेशन है, इसमें आप लोगों को बहुत कम आंसर देने हैं। कल से हम उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान शुरू करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो कल से आपकी जो क्लास है वो एक क्विज के रूप में दोबारा से चालू होने वाली है, लेकिन आज का जो सेशन है ये इकोनॉमिक्स का आपका रिवीजन सेशन है। इसको आपको बिल्कुल मन लगा के ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आप 50-60 जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर उन सभी को कवर कर सको। आगे देखिएगा, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिस्टर कंपनी है। चलो, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिस्टर कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और मैं आपको पॉलिस्टर बता देता हूँ, पॉलिस्टर की सहायता से ट्रैक सूट, लोवर, जर्किन और अन्य बहुत सारे कपड़े, स्पोर्ट लोवर, ये बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉलिस्टर का निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसका नाम भारत की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो बच्चे लेट आए हैं एक बार सभी बच्चे जय हिंद टाइप करेंगे, और आपकी जो भी क्वेरीज हो या जो भी आप नया टॉपिक शुरू कराना चाहते हैं उस सबको आप चैट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। चमकती रहता तारा किस कंपनी का प्रतीक चिन्ह है। देखिए, एक चमकता हुआ स्टार बनाया गया है, और ये स्टार आपको बताना है ये स्टार कौन सी कंपनी का है। चलिए, एक स्टार, हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, उसी प्रकार प्रत्येक बैंक का अपना लोगो है। चमकता हुआ जो स्टार है, शाइनिंग स्टार है, ये लोगो कौन से बैंक का है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर बच्चों बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में एक चमकते हुए स्टार को दिखाया गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सी धातु का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो बच्चों अब्रक का होता है, और दूसरे नंबर पर होता है एल्युमिनियम का। लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यदि आपसे पूछा गया है सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, तब आपको अब्रक बताना है। उसके बाद यदि अब्रक ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको एल्युमिनियम बता देना है। चलिए, दोनों ही बात सही है, लेकिन अब्रक एल्युमिनियम दोनों ऑप्शन में यदि होंगे तो आप लोगों को अब्रक राइट आंसर देना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन सा समाचार पत्र पाकिस्तान में चलाया जाता है। जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय अखबार है इंग्लिश, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डॉन। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर क्या है, डॉन है। आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए, जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं एक बार सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर सेंड करना है। चलिए, सभी बच्चे जय हिंद लिखकर सेंड करेंगे।
आज के सेशन का लाभ उठाने के लिए आप सभी को जो है ध्यान से वीडियो को देखना होगा। कल से फिर हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को कंबाइन रूप से साथ लेकर चलेंगे और नया जो सब्जेक्ट हम कल से लेकर चलेंगे वह आपका एक हाई वीडियो क्वालिटी HD फॉर्म में लेक्चर होंगे, सारे के सारे सभी लाइव होंगे और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को ही साथ लेकर चलेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रेलवे कोच फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित है? तो भारत में रेलवे कोच फैक्ट्री 3 से 4 स्थानों पर है बच्चों, जिसमें से एक स्थान आपका हुसैनपुर है, एक कपूरथला है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, हुसैनपुर और कपूरथला दोनों में ही जो रेल के डब्बे हैं वो आपके बनाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। स्टार टीवी के मालिक कौन है? भारत में जो है आप देखते भी हो स्टार टीवी, तो स्टार टीवी के जो मालिक हैं वो एक विदेशी है जिनका नाम है रूपर्ट मर्डोक। ठीक है, रूपर्ट से याद रख लेना है। स्टार टीवी के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है? रूपर्ट मर्डोक उनका सही नाम है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। गुलाब के युद्ध का संबंध किस देश के साथ है? चलिए आप इसको गुलाबी क्रांति भी बोल सकते हो। जब आप विश्व का इतिहास पढ़ते हो उस दौरान आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि गुलाबी क्रांति का उदय कौन से देश में हुआ। तो बच्चों इंग्लैंड में हुआ और ये एक प्रकार का गृह युद्ध था, ना कि इंग्लैंड का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध था। गुलाब के युद्ध का संबंध कौन से देश से है? भारत से नहीं है बल्कि इंग्लैंड से है। और गृह युद्ध इसमें यानी कि गृह युद्ध का मतलब होता है जब देश की जनता सरकार का विरोध सड़कों पर आकर करने लगती है विद सशस्त्र विद्रोह। जब कोई सरकार का विरोध सशस्त्र विद्रोह के साथ करता है सड़कों पर आकर, तो हम उसे क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं। गुलाबी क्रांति इसी प्रकार का एक गृह युद्ध था जो कि इंग्लैंड में चालू किया गया था वहां की जनता के द्वारा। चलिए बच्चों अब डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन भारत में कहां पर किया जाता है? पहला नंबर गुजरात का है बच्चों, दूसरा नंबर है आपका तमिलनाडु का। दोनों ही आपको याद रख लेने हैं। भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान कौन से राज्य का है? पहला स्थान गुजरात का है और दूसरा आपका तमिलनाडु का है। दोनों ही बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है डिस्प्ले पर। एक्साइज ड्यूटी किस प्रकार लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी किस प्रकार का टैक्स है? हालांकि इसे अब GST में इंक्लूडेड कर दिया गया, फिर भी आपको बताना है एक्साइज ड्यूटी किस प्रकार का टैक्स है। तो ये माल के उत्पादन पर है। जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो भले ही वो प्रोडक्ट बाजार के अंदर जाए या ना जाए, आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसको एक्साइज ड्यूटी टैक्स कहा जाता है। तो माल के उत्पादन पर लगने वाले कर का नाम क्या है? एक्साइज ड्यूटी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है मूलतः किस प्रकार की है? तो भारत की जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ऑब्जेक्टिव सेशन के अंदर भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा था और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है। आने वाली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। भारत में जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक है? भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी ज़्यादा है, ये आपको रट्टा मार लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए कागज के लिए संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कागज के लिए संसार में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह कौन सा है? अमेरिका है। सर्वाधिक कागज का जो उत्पादन है वह कौन सी कंट्री में किया जाता है? अमेरिका। और दूसरा नंबर बच्चों यहाँ पर आता है चीन का। आपको दोनों ध्यान रख लेने हैं। कागज उत्पादन में पहला नंबर अमेरिका का है और दूसरा नंबर जो है चीन का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो किस प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं। तो आपको बताना है अवसादी चट्टान, क्योंकि अवसादी चट्टान कच्ची होती हैं और अवसादी चट्टानों से ही पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम की प्राप्ति कैसी चट्टानों से होती है? अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों को तल छटीय चट्टान भी कहा गया है। तल छटीय चट्टान का मतलब है परतदार चट्टान। परतदार चट्टान कह सकते हैं, तल छटीय चट्टान कह सकते हैं और साथ ही साथ अवसादी चट्टान भी कह सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपने देखा होगा एक कच्ची चट्टान है और बड़े ध्यान से देखना कि जो मुल्तानी मिट्टी है उसमें भी बहुत सारी जो है तल छटियाँ होती है यानी कि परत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम सदैव अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान बहुत ठोस और ताकतवर और पक्की होती है, उनसे कभी भी
कोई भी जैविक पदार्थ नहीं निकलता है और ना ही कोई जीवाश्म पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर पेट्रोलियम की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। पेट्रोलियम हमेशा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों के अन्य नाम क्या है? परतदार चट्टान और तलछटिया चट्टान। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिएगा सभी बच्चे जो लेट आए हैं सेशन में, सभी को एक बार जय हिंद लिख देना है। हमारा जो टारगेट है आज 50+ क्वेश्चन को रिवाइज करने का है, ना कि क्वेश्चन के जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, बल्कि आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होगा। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो, आप चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ, कोई भी बच्चा सेशन को छोड़कर नहीं भागेगा, क्योंकि 50 से 60 क्वेश्चन कल के मुकाबले डबल आपकी जो है आज डाइट रहने वाली है। इसमें 60 के लगभग हम क्वेश्चन इसमें तैयार करके लेके चलेंगे। चलिए, न्यूनतम वृद्धि की ज्वर को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण ज्वर कहा जाता है जब महासागरों से पानी उठता है और गिरता है। उठने को ज्वार कहा जाता है और गिरने को क्या कहा जाता है? भाटा। तो सबसे न्यूनतम वृद्धि का जो ज्वार है वो कौन सा होता है? पूर्ण ज्वार होता है। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 1945 में कौन सा कारखाना पूर्णतः सरकारी प्रबंध में आ गया था? भारत की ऐसी कौन सी कंपनी थी, ऐसा कौन सा कारखाना था जिसे पूर्ण रूप से भारत सरकार ने अधिकृत कर लिया था? तो उसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, जिसका उद्देश्य फ्लाइट का निर्माण करना था। जो हमारे वायुयान है उनके निर्माण की जिम्मेदारी वर्तमान में किसके पास है? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। किसी ज़माने में 1945 से पहले ये एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और अधिग्रहण की जो अवधि थी वो 1945 थी। आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए जो बच्चे लेट आए हैं एक बार जय हिंद लिखेंगे, और आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी बात मुझसे आप लोग पूछना चाहते हैं तो वो आपको चैट बॉक्स में सबमिट करा देनी है। चलिए, दुनिया के अगले ग्रीनलैंड के लिए दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? तो दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया में उसका नाम है न्यू जिनेवा। न्यू जिनेआ। तो आपको ध्यान से याद रखना है, दुनिया के सबसे बड़े द्वीप का नाम ग्रीनलैंड है, जो कि अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। उससे थोड़ा आगे की साइड जाके पड़ता है। ग्रीनलैंड एक द्वीप है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा है न्यू जिनेआ। तो अच्छे से ध्यान रख लेना, इन फ्यूचरली कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्प्ले पर आ चुका है। किसको सन 2007 में भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए तेजी के साथ बताना है। चलिए 2007 में भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है यदि भारत सरकार आपको पद्म भूषण से सम्मानित करती है। तो बच्चों आपका आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। अब आप लोगों को चैट में बताना है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, एक चैलेंज है कि सुनील भारती की जो कंपनी है उसका नाम क्या है? 4 सेकंड में आपको देता हूं। 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना है कि सुनील भारती कौन सी कंपनी के मालिक हैं। चलिए, जिस प्रकार मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के मालिक हैं, रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, उसी प्रकार सुनील भारती कौन सी कंपनी के मालिक हैं? सभी बच्चों को 4 सेकंड में अपना आंसर सबमिट कराना है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 2007 में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बिजनेसमैन का नाम क्या है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। सुनील भारती मित्तल कौन सी कंपनी के मालिक हैं? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। मैं आपको बता देता हूं, आपका टाइम खत्म हो चुका है। कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका यहां पर बच्चों सही आंसर है एयरटेल कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है सुनील भारती, और सुनील भारती को 2007 में भारत सरकार के द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सॉरी। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की। एफिल टावर जो कि यूरोप के अंदर है, एफिल टावर का जो निर्माण है वो किस धातु से किया गया है? एफिल टावर दुनिया की सबसे ऊंची कोई भी टावर है, और इस टावर को बनाने के लिए कौन से मेटल का प्रयोग किया गया है? आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। एफिल टावर का निर्माण करने के लिए
कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? लोहा धातु। लेकिन एक लोहे के ऊपर एक अजीब सी कोटेशन चढ़ाई गई है जिसकी वजह से उस लोहे पर कभी भी जंग नहीं लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। चलिए ये आपका बिल्कुल गलत है, यहाँ आपका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। 26 जनवरी 2015 को एशिया की 50 प्रभावशाली महिला उद्यमों की सूची जारी की गई थी, उसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? ये क्वेश्चन आपका ओल्ड हो चुका है, इसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, आपको तेजी के साथ आपको रिप्लाई करना है। भारतीय उद्यमी एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन है? जो रिलायंस कंपनी है उसके मालिक कौन है? चलिए 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 तेजी के साथ बताइएगा। रिलायंस कंपनी के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? चलिए चलिए तेजी के साथ बताइएगा। रिलायंस कंपनी के मालिक का नाम क्या है और रिलायंस कंपनी के संस्थापक कौन है? चलिए चलिए तेजी के साथ बताइएगा। धीरू भाई अंबानी सबसे पहले रिलायंस कंपनी की स्थापना करते हैं और रिलायंस कंपनी सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के सेक्टर में आती है और पेट्रोलियम जो पंप है उनको जगह जगह अलग अलग स्थानों पर खोला जाता है। ये इनका मुख्य व्यवसाय था। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ चुकी है। चलिए अब आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, आपको ये बताना है कि धीरू भाई अंबानी के कितने बेटे हैं और उनकी कंपनियों के नाम क्या है। ये आपके लिए चैलेंज है और आपको 3 से 4 सेकंड में बताना है कि धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे का नाम क्या है और छोटे बेटे का नाम क्या है। मैं आपको हिंट देता हूं, तेजी के साथ बताइएगा। धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज का विभाजन धीरू भाई अंबानी के 2 बेटों के बीच में किया गया। बड़े बेटे का नाम आपको बताना है और छोटे बेटे का नाम आपको बताना है। तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराइएगा। चलिए चलिए तेजी के साथ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बहुत ठीक कर रहे हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ सबको आंसर सबमिट कराना है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। जो कोल इंडिया लिमिटेड है जिसको हम CIL भी बोलते हैं, भारत की एक नवरत्न कंपनी है। तेजी के साथ आपको आंसर देना है। ये एक कैसी कंपनी है? क्षेत्रीय निगम है। कैसी कंपनी है? क्षेत्रीय निगम है, नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है। आपको रट्टा मार लेना, जिन कंपनियों के बाद में लिमिटेड लगता है वे सभी कंपनी जो है एक सरकारी निगम है, वे सरकारी कंपनी है। तो कोल इंडिया भारत में कोयले के काम को कंट्रोल करता है, नवरत्न कंपनी है, एक क्षेत्रीय निगम है, एक सरकारी निगम है। ये बातें आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। पंजाब में पाया जाने वाला जो सबसे प्रमुख खनिज है वह कौन सा है? ठीक है, खनिज का मतलब धातु नहीं होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि खनिज का मतलब है जब हम किसी चीज को कहीं से खोद कर निकालते हैं तो वो हमारे लिए खनिज होता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, पंजाब में पाया जाने वाला जो प्रमुख खनिज है उसका नाम क्या है? नमक है। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। और आपके लिए अभी एक क्वेश्चन मैं हैंड टू हैंड सबमिट कर देता हूं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंजाब में हाल फिलहाल में नई सरकार आई है, आप पार्टी के वहां पर जो है जीत हुई, बहुत अच्छी जीत हुई। आप पार्टी ने अपना पंजाब में जो नेतृत्व है किसके हाथ में सौंपा है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम आपको चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। पंजाब में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख जो खनिज है उसका नाम क्या है बच्चों? नमक है। और जो आंसर आपको बताना है वही आपको चैट बॉक्स में तेजी के साथ देना है। तेजी के साथ बताइएगा, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? चलिए चलिए, आंसर नहीं दे रहे हो, तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उसके बाद बच्चों हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे धनवान इस्पात उत्पादक कौन सा है? चलिए, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में स्टील का काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? चलिए चलिए तेजी के साथ बताइएगा। भारत में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी उस कंपनी का नाम बताना है जिसने स्टील सेक्टर में, लौह इस्पात में सबसे ज्यादा तरक्की प्राप्त की हो। तो आपके पास बच्चों ऑप्शन है, स्टील के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है प्राइवेट सेक्टर में वह है जिंदल स्टील एवं पावर। ठीक है, जिंदल स्टील का जो पावर प्लांट है और स्टील प्लांट है ये भारत के कौन से राज्य में, ये आपको चैट बॉक्स में सबमिट कराना है।
जिंदल स्टील भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की लौह इस्पात कंपनी है, सबसे पावरफुल है, सबसे धनवान है। चलिए तेजी के साथ बताइएगा, जिंदल स्टील एवं पावर जो है इसका जो मुख्य कारखाना है वह भारत के कौन से राज्य में है? तेजी के साथ बताइएगा, जिंदल स्टील का जो प्लांट है, मेन प्लांट कहां पर है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। जिस प्रकार आप राउरकेला, भिलाई, स्लेम इन सब के मुख्यालय याद करते हो, प्राइवेट के भी आपको याद करने हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा स्टील प्लांट है वो जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट है। ये भारत के कौन से राज्य में है? चलिए तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराइएगा। उड़ीसा के अंदर जिंदल स्टील एवं पावर प्लांट का सबसे बड़ा मुख्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आइएगा। किस फिल्म ने 1987 में 9 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? तो 1987 से ही ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की जाती है और पहला जो ऑस्कर पुरस्कार है वो कौन सी फिल्म के द्वारा, कौन सी मूवी के द्वारा जीता गया था? मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है बाय मिस्टेक गलत बोल चुका हूँ। 1987 से पहले से ही ऑस्कर पुरस्कार चालू है, लेकिन आपको केवल इतना बताना है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार कौन सी मूवी ने जीते। तो उस मूवी का नाम था द लास्ट एम्परर। और कितने ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? इसके द्वारा 9 ऑस्कर पुरस्कार जीते गए थे। कौन से सन में जीते गए थे? 1987 में जीते गए थे। चलिए किस मूवी ने 1987 में 9 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? मूवी का नाम था द लास्ट एम्परर और ये किसी एक मूवी के द्वारा जीते गए सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार थे। आप लोगों को याद रख लेना है। मूवी का नाम था द लास्ट एम्परर। चलिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नया है डिस्प्ले पर। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन जो है किसके द्वारा किया गया था? ये बच्चों बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है। ये एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा जा रहा है। आपको अच्छे से याद रख लेना है कि विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है रिचर्ड एटनबरो के द्वारा वर्ल्ड फेमस मूवी गांधी का निर्देशन डायरेक्शन किया गया था। चलिए तेजी के साथ पढ़ना है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। फरवरी 2015 में किस भारतीय उद्योगपति को ऑटोमोटिव इंजीनियर में डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था? भारत की सबसे बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसका नाम है टाटा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। और उसके जो मालिक हैं उनका नाम क्या है? रतन टाटा। 2015 में सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डायरेक्टर की मानद उपाधि से भारत सरकार के द्वारा कौन से उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को सम्मानित किया गया। बड़े राष्ट्रवादी और एक बहुत बड़े भारत के बिजनेसमैन हैं। आपको अच्छे से याद रख लेना है कि टाटा ऑटोमोबाइल्स के मालिक का नाम क्या है? रतन टाटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? हमारे देश में पहले विद्युत इंजन का निर्माण कौन से सन में किया गया था? चलिए बच्चे तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अब अपने जो आंसर हैं एक्स्ट्रा अदर जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप चैट बॉक्स में सबमिट करा सकते हैं। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था बच्चों? यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका 1971 है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, भारत का पहला जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसका निर्माण 1971 में किया गया था। तेजी के साथ बच्चों आपको याद रख लेना है। और मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, यदि सीखना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप लोगों को टाइम भी देना पड़ेगा। डेली 9 बजे मैं आपके लिए बहुत अच्छे लाइव सेशन लेकर आऊंगा और कल 21 मार्च से मेरे द्वारा भारत में उत्तर प्रदेश का जो टोटल सामान्य ज्ञान है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पीडीएफ तीनों रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सभी बच्चों को तेजी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम पर चैनल है साई कोचिंग लाइव, यूट्यूब पर भी चैनल हमारा साई कोचिंग लाइव के नाम से है। दोनों चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। प्रॉपर वीडियो लेक्चर, प्रॉपर पीडीएफ आपको बढ़िया हाई क्वालिटी में मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। विश्व का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा जो मसाला है वो कौन सा है? केसर है। उसका रीजन बच्चों ये है, ये केवल भारत में उन्हीं स्थानों पर पाया जाता है जहां पर परमानेंटली बहुत लो टेम्परेचर होता है। दूसरा, केसर का कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि केसर एक फूल होता है
और उस फूल का ही एक छोटा सा हिस्सा हमारे लिए क्या कहलाता है? केसर। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कठिनाई के साथ कलेक्ट होने वाला जो मसाला है उसका नाम क्या है? केसर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है वह कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आया था, यहाँ पर सब्जेक्टिव के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है इसका जो रिसर्च सेंटर है भारत में कौन से स्थान पर है? उत्तराखंड में है। और आप सबको चैट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड जो सिटी है भारत के कौन से राज्य में। चलिए सभी बच्चों को चैट बॉक्स में सबमिट कराना है कि देहरादून जो सिटी है वो भारत के कौन से राज्य की है, राजधानी भी है, भारत के कौन से राज्य की राजधानी देहरादून है। चलिए तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराइएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है और ये आपको बताना है कि देहरादून कौन से राज्य में स्थित है। चलिए बहुत सही, बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं। चलिए सबको अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है और देहरादून कौन से राज्य में? उत्तराखंड में है। आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। इंद्रधनुष क्रांति जो संबंधित है वह कौन से क्षेत्र से है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने हरित क्रांति भी पढ़ा होगा, श्वेत क्रांति भी पढ़ा होगा और पीली क्रांति भी आपने पढ़ा होगा, हरी क्रांति भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जो इंद्रधनुष क्रांति है इसका संबंध किससे से है? इसका कृषि के क्षेत्र से है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सबको बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुष क्रांति आपको याद हो गया, कृषि के क्षेत्र से है। उसी प्रकार आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर बताना है कि जो हरित क्रांति है उसका संबंध किससे है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताना है, घुमा फिरा कर नहीं बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। हरित क्रांति का संबंध भारत में किस सेक्टर से है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बहुत अच्छे। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसको माना गया। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है, उसके लिए मैं भी होल्ड कर देता हूं। 4 से 5 सेकंड का आपको दोबारा से टाइम देता हूं। सभी को बताना है हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन थे और हरित क्रांति का जो संबंध है वह कौन से सेक्टर से था। तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों, फिर मैं राइट आंसर आपको बताने वाला हूं। हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन थे और हरित क्रांति का संबंध गेहूं के उत्पादन से था। फाइनली हम ये भी कह सकते हैं अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन जो टारगेट था वो था गेहूं का उत्पादन। और इस क्रांति को इंडिया में लेकर कौन आए? डॉक्टर स्वामीनाथन। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेल डन। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ये क्वेश्चन बहुत ही खास है और ये भारत में जो है एयर पोल्यूशन की समस्या को काफ़ी हद तक कम करता है। जो धान की फसल की वजह से एयर पोल्यूशन होता है उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया। पहला चावल के भूसे का विद्युत जो संयंत्र है वो भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? चलिए, जो चावल निकालने के बाद जो फूस बचता है, भूसा बचता है, जिसको गांव में पुराली भी कहा जाता है, उसको किस प्रकार यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि किसान यदि उसे जलाता है तो उसके अंदर मीथेन होता है और वो जो मीथेन है वो हमारे वायुमंडल में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन की स्थिति आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक साइंटिफिक सोल्यूशन ये निकाला गया है कि उस भूसे को हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कार्य सबसे पहले कहाँ की गवर्नमेंट ने करा? पंजाब की गवर्नमेंट ने किया। और कौन से स्थान पर इसका सबसे पहला प्लांट लगाया गया है? जलखेरी नाम का एक स्थान है और ये भारत के कौन से राज्य में? पंजाब में है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर देंगे। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं उन सबको एक बार जय हिंद लिख देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर देंगे। भारत कौन सी धातु में आत्मनिर्भर है? भारत कौन सी धातु में आत्मनिर्भर है? तो बच्चों आपको बताना है कि जो अभ्रक है, अभ्रक धातु में भारत जो है पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है और साथ ही साथ कोयले में भी आत्मनिर्भर है। यदि आपसे धातु पूछा जाता है तो आपको अभ्रक बताना है और अगर आपसे खनिज पूछा जाता है तो फिर आपको कोयला बताना है। ठीक है, भारत में अभ्रक और कोयले की कोई कमी नहीं है। भारत कभी भी इन दोनों का आयात किसी देश से नहीं करता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। एक डॉक्टर की मौत किस द्वारा निर्देशित फिल्म है? ये मूवी का नाम है एक डॉक्टर की मौत। ठीक है, आपको थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास लगा लेने हैं।
एक डॉक्टर की मौत जो मूवी है, इसका डायरेक्शन किसके द्वारा किया गया था? तपन सिन्हा के द्वारा किया गया था। चलिए अब हम अपने सेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, आगे आपको पेपर में कहीं ना कहीं फेस होने वाला है। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बंगलोर के नाम से जाना जाता है। जो बेंगलोर है वो भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये बताना है बेंगलोर भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चैट बॉक्स में जाकर सभी बच्चों को आंसर देना है कि जो बेंगलोर है वह भारत के कौन से राज्य में है। तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। चलिए मूव फास्ट। आई होप दैट आप सभी को ये सब्जेक्टिव सेशन अच्छा लगा होगा और सभी बच्चे अपनी एडवाइस देंगे। क्या हमें इस प्रकार के सब्जेक्टिव सेशन भी बीच बीच में चला लेने चाहिए या परमानेंटली हम लोगों को जो है मॉक टेस्ट ही चलाने चाहिए? आप सभी अपनी एडवाइस चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं 37 की। चमड़ा उद्योग में भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? यहाँ पर बच्चों आंसर गलत दिया गया है। चमड़ा उद्योग में भारत का कौन सा शहर सबसे प्रमुख है? तो बच्चों राइट आंसर आपका होगा कानपुर। ठीक है, यहाँ पर आगरा बिल्कुल भी सही नहीं है, आगरा बिल्कुल गलत आंसर है। चमड़ा उद्योग के लिए भारत में जो सबसे फेमस शहर है वह आपका कानपुर है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ा टकसाल कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा टकसाल है, टकसाल जहाँ सिक्कों का उत्पादन किया जाता है, साथ ही साथ भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण जितने भी पुरस्कार हैं उनकी जो ढलाई की जाती है, सिक्कों की ढलाई की जाती है, वो भारत में कहाँ पर की जाती है? टकसाल में। और सबसे बड़ी जो टकसाल है भारत की वह कहाँ पर स्थित है बच्चों? कलकत्ता में। चलिए आपको अच्छे से याद रख लेना है, भारत की सबसे बड़ी टकसाल कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। 1969 में कौन से बैंक जब राष्ट्रीयकरण किए गए, तो कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण नए हुआ था? चलिए ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है RBI के बाद में, तो उसका नाम SBI है। तो हम ये सोचते हैं कि 1969 में जब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उन 14 बैंक में SBI नहीं था। क्वेश्चन है 1969 में कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तो उस बैंक का नाम आपको बताना है। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वंदे मातरम जो अखबार है उसके संपादक कौन थे? वंदे मातरम जो अखबार है ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है जारी किया गया था, तो इसके जो संपादक थे वो कौन थे? तो अरविंद घोष बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है। वंदे मातरम अखबार कह लो या पत्रिका कह लो, इसको चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? अरविंद घोष। चलिए अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। भारत में कंपनी है इस्सार, ठीक है, इस्सार रिफाइनरी कारखाना कहाँ पर है? तो इस्सार रिफाइनरी कारखाना जो पेट्रोलियम को शुद्ध करता है उसे हम रिफाइनरी बोलते हैं। इस्सार के बहुत जगह आपने पेट्रोल पंप भी देखे होंगे। तो बच्चों हमें बताना है कि इस्सार जो कारखाना है ये भारत में कब से चालू किया गया था? बच्चे 1996 में चालू किया गया था। 1996 में भारत में पहली बार इस्सार की जो रिफाइनरी है उसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इराक का सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र है वह कौन सा है? चलिए तेजी के साथ बताना है सभी बच्चों को। किरकुक नाम की एक जगह है इराक में, यह विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में तेल उपलब्ध है। कच्चा तेल उसे खनन करके फिर उसको रिफाइनरी के पास भेज दिया जाता है। आफ्टर दैट हम उसको फिल्टर करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सब जो क्वालिटी है हम अलग अलग उसे फिल्टर करके जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए 42 से बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा का परंपरागत जो साधन है वह कौन सा है? प्राकृतिक गैस ऊर्जा का जो है परंपरागत साधन है। जब हम कोई खान खोदते हैं तो वहाँ से पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी निकलती है। वह प्राकृतिक गैस ऊर्जा का परंपरागत एक साधन है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, कहीं ना कहीं बच्चों ये आपको फेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस्सार जो रिफाइनरी है, नाम थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन आपको बताना है जो इस्सार रिफाइनरी है यह कौन से देश की है। तो इस्सार रिफाइनरी इंडिया की है। ये केवल इंडिया के लिए ही काम करती है, इंडिया के ही लिए पेट्रोलियम को फिल्टर करने का काम करती है और इंडिया के अंदर ही ओनली इसके बहुत सारे पेट्रोल पंप है। चलिए इस्सार जो रिफाइनरी है किस देश का एक तेल शोधक कारखाना है? तो बच्चों आपको बताना है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सेशन में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाएगी। भारत किस तरह के वस्त्र का निर्यात करता है? तो भारत सर्वाधिक जो कपड़ों का निर्यात करता है। तो कपड़ों की भी आपके अलग अलग टाइप है, जैसे कॉटन है, आपका टेरिकोट है और बहुत सारी क्वालिटी है, पॉलिस्टर है। तो भारत सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो किस प्रकार के कपड़ों का करता है? सूती वस्त्र का निर्यात करता है और सर्वाधिक जो निर्यात है वो यूरोप के साथ करता है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। भारत किस तरह के वस्त्र का निर्यात सबसे अधिक करता है? सूती वस्त्र का निर्यात सबसे अधिक करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। किस खनिज को काला सोना कहा गया है? कोयला। पीला सोना किसको कहा गया है? तिलहन को। काला सोना किसको कहा गया है? सोने को कहा गया है। हरा सोना किसको कहा गया है? चाय को कहा गया है। सफेद सोना किसको कहा गया है? कपास को कहा गया है। ये सारी बात आपको ध्यान रख लेनी है, कहीं ना कहीं पेपर में आपसे पूछी जाएगी। काला सोना किसको कहा गया है? कोयला। हरा सोना किसको कहा गया है? चाय को। पीला सोना किसको कहा गया है? तिलहन को कहा गया है। सफेद सोना किसको कहा गया है? कपास को। ये सारी बात आपको याद रख लेनी है, कहीं ना कहीं इन फ्यूचरली आपसे ये पूछी जाएंगी। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है बच्चों, ये लेटेस्ट एग्जामों में भी पूछा जा रहा है। भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान भारत का कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है ये पुणे में है और पुणे भारत के कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। चलिए सभी बच्चों को महाराष्ट्र की राजधानी बतानी है, तेजी के साथ बताइएगा महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। और ये क्वेश्चन आपको जो है चैट बॉक्स में आंसर के साथ सबमिट कराना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? भारतीय फिल्म टीवी संस्थान जो है वो पुणे में स्थित है। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। और आपके लिए 4 सेकंड का एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? चलिए तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पर हम आ चुके हैं। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज्यादा भंडार संचित है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर खनिज तेल के जो भंडार हैं वो सर्वाधिक है? उसका नाम है वेनेजुला। वेनेजुला एक छोटा सा देश है अमेरिका महाद्वीप के अंदर, वहां पर खनिज तेल के जो भंडार हैं वो एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 49 की। भारतीय खनिज विद्यापीठ कहां पर स्थित है? चलिए तो यहां थोड़ा सा आपको ठीक कर लेना है। भारतीय खनन विद्यापीठ भारत में कहां पर है? धनबाद में है। और बच्चों तेजी के साथ सबमिट कीजिएगा, धनबाद सिटी भारत के कौन से राज्य में है? भारतीय खनिज विद्यापीठ संस्थान कहां पर स्थित है? खनिज पर जो रिसर्च चलती है भारत के धनबाद सिटी में चलती है। धनबाद सिटी भारत के कौन से राज्य में है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। भारत में खनिज विद्यापीठ कहां पर स्थित है? धनबाद में। धनबाद भारत के कौन से राज्य में स्थित है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। बच्चों धनबाद आपका झारखंड में स्थित है, तो इसलिए आपको पूरा आंसर याद रखना है। भारतीय खनिज विद्यापीठ या भारतीय खनिज संस्थान कहां पर स्थित है? धनबाद झारखंड में है। बच्चों अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। भारत में कोयले की मेरी कहां पर स्थित है? कोयले की मेरी यानी कि बहुत बड़ा खनन क्षेत्र भारत में कहां पर है? ये भारत का न्यू वैली में है। और न्यू वैली कहां पर है? झारखंड में है। भारत में कोयले की मेरी कहां पर स्थित है? न्यू वैली में। और न्यू वैली नाम का जो स्थान है बच्चों झारखंड में स्थित है। आज की जो क्लास है बच्चों ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारा जो टारगेट था 50 क्वेश्चन को रिवाइज कराने का वो हम पूरा कर चुके हैं। आई होप दैट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में सबमिट कर सकता है, उसको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। कल से आप सभी को 9 बजे लाइव आना है। कल से लाइव सेशन थोड़े से स्पेशल होंगे। स्पेशल का मतलब है आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी हाई क्वालिटी के साथ आपको यूपी का जो सामान्य ज्ञान है तैयार कराया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी टीचर भर्ती भी आने वाली है, बहुत ही जल्दी यूपी पुलिस की भर्ती भी आने वाली है, बहुत ही जल्द यूपी SSS में लेखपाल की भर्ती भी आनी है। इन तीनों ही परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है।
उस दृष्टिकोण से 10 दिन का एक क्रैश कोर्स आपका यूट्यूब पर कराया जाएगा। 10 लेक्चर में 10 दिन में आपको खत्म करा दिया जाएगा, सब्जेक्टिव के साथ भी ऑब्जेक्टिव के साथ भी। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।